Hello students, welcome to Filler Form channel. ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो सोशल साइंस सब्जेक्ट का है वो अलग से बना हुआ है टेलीग्राम चैनल्स, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम आपको जो है केवीएस, पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी सोशल साइंस, तो जो सोशल साइंस की क्लास और जो हमारी क्लास होगी 9 बजे होगी, सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास डेली रेगुलर होती है, मंडे टू सैटरडे होती है, 9 बजे होती है। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारा जो CTET बैच है इसमें जो सोशल साइंस की क्लास रहेगी उसका जो टाइम रहेगा वो 9 बजे रहेगा डेली, मंडे टू सैटरडे। और CTET बैच में सोशल साइंस के लिए हम जो है आपको फुल कोर्स करवाएंगे, फ्री में करवाएंगे। TCT का सोशल साइंस सब्जेक्ट का फुल कोर्स करवाएंगे, PGT हिस्ट्री का फुल कोर्स करवाएंगे। तो आप टाइम टेबल याद रखिए। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी जो है प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है वो फिलर फॉर्म में जाकर सोशल साइंस स्टडीज बाय वर्षा टाइप करके आप जो है मेरी प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। वहाँ पे जो मैंने NCERT पे बेस्ड जो भी कंसेप्ट है वो करवाए हैं और उनमें जो है मैंने MCQ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए। तो वो जो मेरी प्रीवियस क्लासेस हैं 30 प्लस है, उसमें जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं विद MCQ। आज का भी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का कारण था कि मराठे जो है 1361 में पानीपत के तीसरे युद्ध में हार जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और आज जो मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी वो MCQ क्वेश्चंस के साथ साथ करूंगी कि किस प्रकार से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हिस्ट्री की क्लास है। सोशल साइंस सब्जेक्ट में हिस्ट्री का भी पेपर होता है, हिस्ट्री का, और PGT हिस्ट्री का होता है। CTET सोशल साइंस में भी हिस्ट्री आती है। तो हिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है वो मराठों के ऊपर है कि किस प्रकार से मराठों के ऊपर जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो MCQ क्वेश्चंस को साथ लेते हुए जो है आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। तो क्लास को एंड तक देखिए स्टूडेंट्स, बीच में मत छोड़िए और जो है लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो है आपको इस कंसेप्ट पे अगर मजबूत पकड़ करनी, इसको अच्छे से समझना है तो जो है जो क्लास को है वो लास्ट तक देखिए। मराठा एम्पायर, तो हम शुरू करेंगे शिवाजी से, क्योंकि किस प्रकार से ये है मराठा एम्पायर को एस्टैब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैंने आज का थोड़ा चेंज किया है। आज पहले हम MCQ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर कंसेप्ट देखेंगे, क्योंकि इससे आपको जो है पूरा फोकस रहेगा पॉइंट को समझने में। तो व्हेन डिड शिवाजी हैड इज छत्रपति टाइटल, तो शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब प्राप्त हुई थी। तो अगर आपको इसका आंसर पता है, अगर आपने मराठा हिस्ट्री के बारे में पहले से जानते हैं और इसका आंसर पता है कि शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब प्राप्त हुई थी, तो चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इससे आपका क्या है आपको खुद के बारे में एनालिसिस करने में मदद मिलेगी कि आपको कितनी जानकारी है पहले से इस टॉपिक के बारे में और कितनी जानकारी और लेनी बाकी है। तो आप जो है आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब प्राप्त हुई थी। तो आप इसका आंसर लिखिए सभी स्टूडेंट चैट बॉक्स में।
इसका जो राइट आंसर है वो है 1674। तो शिवाजी had his छत्रपति टाइटल इन 1674। नेक्स्ट देखते हैं। तो छत्रपति शिवाजी के बारे में देखते हैं कि वह छत्रपति जो शिवाजी हैं वह शाहजी के दूसरे पुत्र थे, ये इम्पोर्टेंट है। वह मराठा राष्ट्र के निर्माता बनते हैं। उसने मालवा, कोंकण और दूसरे क्षेत्रों के मराठा प्रमुखों को एक छोटे से राज्य के निर्माण के लिए एकजुट किया था। तो जो छोटे छोटे प्रमुख मराठा सरदार होते हैं उनको वो अपने नियंत्रण में लेके आते हैं और इस प्रकार से वे जो है एक मराठा शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो 1647 में अपने संरक्षक को उसका शिवाजी का जो संरक्षक था उसका नाम था कोनादेव की मृत्यु के बाद उन्होंने जो वंशानुगत जागीर पर अधिकार कर लिया था। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 1627 में शिवनेर के पहाड़ी किले में हुआ था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी का संबंध कौन से किले से है। तो 1627 में शिवनेर की पहाड़ी के किले में उसका जन्म हुआ था और उन्होंने जो है कम उम्र में अपने सैन्य कैरियर की शुरुआत की थी। तो सबसे पहले 1656 में वह तोरण के किले पर कब्जा कर लिया उसने। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी ने तोरण के किले पर कब कब्जा किया था, ये 1656 में किया था। तो टाइम पीरियड को याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में इसी प्रकार से पूछा जाता है। 1656 से उसने बीजापुर के स्थानीय अधिकारियों से कई अन्य किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। शिवाजी के औपचारिक रूप से जो है सिंहासन पर जो बैठते हैं, जो टाइटल धारण करते हैं छत्रपति का, वो 1674 में और वो कहाँ पर जो है सिंहासन पर बैठते हैं और रायगढ़ में बैठते हैं और यहाँ पर जो है उनके राज्य के हैं 1674 में रायगढ़ में। तो लेट्स सी दिस इन इंग्लिश फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, he was the second son of Sahaji and Shivaji was the creator of the Maratha nation. He united the Maratha chiefs from, तो वे छोटे छोटे जो मराठा प्रमुख सरदार थे मालवा, कोंकण एंड देश रीजन्स, ये कुछ क्षेत्र से यहाँ से क्या करते हैं, इन जो मराठा प्रमुख सरदार हैं इनको अपने नियंत्रण में लेके आते हैं। He took control of the hereditary जागीर after the death of his guardian। तो इसके गार्डियन का भी नाम अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो वो कोनादेव थे। और जो कोनादेव है, जो शिवाजी छोटे थे तो इसकी जो जागीरें थी उसकी रक्षा करने का जो उत्तराधिकार दिया गया था वो कोनादेव को दिया गया था। लेकिन जो 1647 में कोनादेव की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो है शिवाजी जो सारी जागीर को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो खुद ले लेते हैं। एंड शिवाजी वाज बोर्न इन द हिल फोर्ट ऑफ शिवनेर। तो कहाँ पर शिवाजी का जन्म हुआ था, शिवनेर में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। कब हुआ था शिवाजी का निर्माण का जन्म हुआ था शिवनेर किले में 1627 में। एंड ही बिगेन इस military career at a young age. He captured the fort of Toran in 1656। 1656 में सबसे पहले वो मुगलों के से जो टक्कर लेता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि सबसे पहले जो शिवाजी ने किस किले को जीता था। एग्जाम्स में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद करना है, याद रखना है कि शिवाजी को ने सबसे पहले जो है तोरण के किले पर 1656 ईस्वी में कब्जा किया था। एंड फ्रॉम 1656 ही started capturing many other forts from the local officers of Bijapur. Shivaji was crowned
as the Chhatrapati of his realm at the Raigad in 1674. So these are important facts which I am talking to you. अब इम्पोर्टेंट टर्म्स जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो पहले यहाँ पे मैं आपको जो है MCQ क्वेश्चंस लेके आती हूँ, फिर उसके आधार पर आपको कंसेप्ट समझाऊंगी, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा। तो शिवाजी हैं, आपने उनके बारे में पढ़ा कि शिवाजी का जन्म जो है 1627 में शिवनेर के किले में उनका जन्म होता है, और जो उनका संरक्षण का नाम एग्जाम से पूछा जाता है वो कोनादेव था। और 1647 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो शिवाजी जो अपनी जागीरें खुद संभालने लगते हैं, और जो है 1656 में सबसे पहले जो शिवाजी तोरण के किले पर कब्जा करते हैं, और पहली बार यहीं पर जो है मुगल सेना से जो शिवाजी की जो टकरार शुरू होती है। और इस प्रकार से जो है और मालवा कोंकण के जो अन्य क्षेत्र थे वहाँ जो मराठा सरदार प्रमुख थे उनको अपने अधीन लेके आता है। तो इस प्रकार से शिवाजी जो है मराठा शक्ति का निर्माण करते हैं। और अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जो शिवाजी है वो अपने सैनिकों में जब एक साम्राज्य का विस्तार करना होता है, तो जो राजा होता है उसको एक सेना की जरूरत होती है, शक्तिशाली सेना की जरूरत होती है। तो वो कहाँ से अपनी सेना के लिए जो है सैनिक इकट्ठा करते थे उसके बारे में देखेंगे। अब इस तरीके से आप धीरे धीरे कंसेप्ट समझोगे कि किस प्रकार से शिवाजी जो है अपने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण करते हैं। तो कुनापी के नाम से कौन जाने जाते थे, एग्जाम्स में कई बार टर्म्स पूछ ली जाती हैं कि कुनाबी कौन थे, तो हु वर नोन एज कुनाबी। तो इसके बारे में देखते हैं कि कुनाबी कौन थे। तो जो कुनबी एक किसान जाति है और जिसमें शामिल थे धोनोजे, घटोले, हिंद्रे, जादव, झारे, खेरे, लेवा जैसी जातियां इसमें शामिल थी। मुगल साम्राज्य में कृषि संकट के दौरान जाट, मराठी और सिखों ने सबसे कठिन विरोध प्रदर्शन किया था। तो मुगल साम्राज्य का विरोध किया था, सिखों ने किया था, मराठों ने किया था और जाटों ने किया था, क्योंकि उनसे जो है कृषि में समस्या पैदा हो गई थी। इसके कारण जो है उन्हें जागीरें नहीं मिलती थी, जिसके कारण जाट, मराठ और सिख जो है मुगल साम्राज्य के विरुद्ध हो जाते हैं। तो कुनबी एक पीजेंट कास्ट थी जिसमें अनेक जातियां शामिल थी। तो इनको याद रखना जरूरी है। यहाँ पर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो कुनबी और तो जो कुनबी थे इज ए पीजेंट कास्ट दैट इंक्लूड्स कास्ट लाइक धोनोजे, घटोले, हिंद्रे, ये इम्पोर्टेंट्स हैं, जादव, झारे, खेरे, लेवा। And during this agrarian crisis in the Mughal Empire, the sects that threw the toughest protest were Jats, Maratha and Sikhs. तो ये जो कुनबी जाति में कुनबी एक किसान जाति थी जिसमें ये जातियां शामिल थी, और यही जो है मुगल साम्राज्य को चुनौतियां दे रही थी। तो जो मराठी कुनाबीस एक मराठी भाषी जो है निचली किसान जाति है। दूसरी ओर जो मराठी भाषी सरदार हैं, इन मराठों की सेनाओं में कुनाबी नियुक्त किए गए थे। तो जो इसका आंसर है कि कुनाबी कौन थे, तो वो मराठी किसान मिलिटेंट थे। मिलिटेंट मतलब इन्हीं को ही शिवाजी क्या है अपनी सेना में शामिल करते हैं। जो एक कुनाबी किसान जाति होती थी, किसान जाति थी कुनाबी जो खेती करते थे। कुनाबी खेती करने वाली जातियां थी और जिसमें अलग अलग जातियां शामिल थी। और ये क्या करती थी, शिवाजी ने इनको क्या है
अपनी सेना में शामिल किया था। तो इस प्रकार से जो कुनाबी है वो किसान मिलिटेंट थे, यानी ये कुनाबी ही शिवाजी की सेना में शामिल थे। तो इस प्रकार से शिवाजी अपनी सेना को शक्तिशाली बनाते हैं। क्योंकि उस समय कृषि संकट पैदा हो गया था और जो है मुगल साम्राज्य का शासन चल रहा था। तो ये जो कुनाबी हैं, ये जो है मुगल साम्राज्य से तंग आ चुके थे और जब शिवाजी इनको जो है अपने नियंत्रण में लाना शुरू करता है और इनको सेना में शामिल कर लेता है, तो इस प्रकार से शिवाजी के पास एक शक्तिशाली सेना का निर्माण होता है। तो Kunabis are a separate caste. Marathi Kunabis is a Marathi speaking lower peasant caste. Maratha, on the other hand, are Marathi speaking warlords. The Kunbis were appointed in the armies of these Marathas. Therefore, the answer is Marathi peasant militant. अब आगे है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि शिवाजी महाराज की शाही घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था। आज मैंने पूरा फोकस आपके एग्जाम्स पर ही किया है कि किस तरीके से जो है मराठा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस तरीके से हम देखते हैं किस प्रकार शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था और सबसे पहले उनका मुगलों से सामना तोरण के किले में हुआ था और तोरण के किले पर सबसे पहले 1656 में विजय हासिल करते हैं और 1674 में सिंहासन पर बैठते हैं और छत्रपति का टाइटल धारण करते हैं। और इस प्रकार से उनकी सेना में जो है कुनाबी किसान जाति के लोग शामिल थे, जिसमें बहुत सारी जातियां थी और ये मुगल साम्राज्य का जो है भू राजस्व देने के खिलाफ थी ये, और इस वजह से ये है ना शिवाजी की सेना में शामिल हो जाते हैं। अब जो शिवाजी महाराज की शाही घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था, एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस तरीके से आज जो हमारा कंसेप्ट है वो एमसीक्यू के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो है मराठा शक्ति का उदय होता है और उसके साथ साथ आप ये भी समझ रहे हो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो व्हाट वाज द रॉयल कैवेलरी ऑफ शिवाजी महाराज कॉल्ड। तो अगर किसी को इसका आंसर पता है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। इससे आपकी जो है आपके पास पहले से कितनी जानकारी है आपको खुद पता चल जाएगा। आप खुद जो है सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं अपना। तो इसलिए आप जो है चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं कि शिवाजी महाराज की शाही घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था। आप इसका आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बरगीर कहा जाता था शाही घुड़सवार सेना को, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो बरगीर होते थे वो उसकी शाही घुड़सवार सेना में शामिल थे। अब इसको देखते हैं कि बरगीर क्या था। तो बरगीर जो है पैदल सेना यूरोपियन लाइन इन्फेंट्री के मराठाओं के समान ही थी। तो इसका आंसर बरगीर इन्फेंट्री है। तो जो शिवाजी की शाही घुड़सवार सेना को बरगीर कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बरगीर। तो ये जो बरगीर इन्फेंट्री थी ये उपमहाद्वीप में सबसे मजबूत लाइन इन्फेंट्री में से एक मानी जा सकती है। तो जो मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे शिवाजी महाराज ने एक छोटी लेकिन प्रभावी महत्वपूर्ण सेना खड़ी कर ली थी। बेहतर प्रशासन के लिए शिवाजी ने जो है सैन्य अधिकारों के लिए भूमि अनुदान देना जो है समाप्त कर दिया था और उन्हें नकद वेतन देने की शुरुआत की थी। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो उन्होंने बर्गर
बर्गीर जो सेना का निर्माण किया है, वो क्या करती थी, वो उनको जो है नकद वेतन देना शुरू किया। क्योंकि अगर उनको भूमि अनुदान देती या जागीर देती तो वो जो सैनिक थे वो शक्तिशाली हो जाते और कहीं ना कहीं वो शिवाजी की जो पावर है उसके शिवाजी के खिलाफ हो जाते और शिवाजी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता। तो शिवाजी जो है जो सैनिकों को भूमि अनुदान या जागीर दी जाती थी वो बंद कर देते हैं और सैनिकों को उनकी सेवाओं के बदले में नकद वेतन देने की प्रणाली स्थापित करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा जाता है कि शिवाजी ने जो है सैनिकों को भूमि अनुदान दिया या नकद वेतन दिया। तो शिवाजी महाराज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर raised a small yet effective land army। लैंड आर्मी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जो कुणबी जाति के किसानी शामिल थे। फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन शिवाजी abolished the land grants or jagir for military officers and instituted a system of salary or cash payment for their services। तो शिवाजी started a system of salary or cash payment for their services। अब जो है शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव की भी एक जॉब रोल होता था, एक पद होता था, उसका क्या कार्य है, इस तरीके से एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो अष्ट प्रधान जो इसकी परिषद थी उसमें जो 8 सदस्य थे, जैसे कैबिनेट आज की भारत में आज वर्तमान में बात करें, जैसे प्रधानमंत्री के पास होती है ना कैबिनेट परिषद होती है, जिसमें किसी को विदेश मंत्री बनाया जाता है, किसी को गृह मंत्री बनाया जाता है। तो इसी किसी को विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बनाया जाता है। उसी तरीके से जो है शिवाजी ने भी उस टाइम में अष्ट प्रधान परिषद की स्थापना की थी, जिसमें जो 8 महत्वपूर्ण विभाग होते हैं उनको इनको दिया गया था। तो पंडित राव भी एक जो है पद था, उसका क्या काम था, इस तरीके से जो है काम को जो है दिया जाता था। अलग अलग विभाग होते थे शिवाजी के प्रशासन में। तो what was the function of पंडित राव in शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन? तो जो पंडित राव होता था ये डोनेशन और धार्मिक मामले देखते थे। धार्मिक मामले से संबंधित जो भी फैसले लेने होते थे या शिवाजी की सब कहाँ से जो है गरीबों को कहाँ से दान देना है, इसकी व्यवस्था पंडित राव करते थे। जो अष्ट प्रधान परिषद थी मराठा साम्राज्य में मंत्री स्तरीय व्यवस्था थी और जो इस परिषद को जो है अष्ट प्रधान परिषद का नाम दिया जाता है। अष्ट प्रधान परिषद इम्पोर्टेंट है, इसमें 8 सदस्य होते थे और वे है सुशासन को लागू करने के लिए यानी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए ये 8 सदस्य जिम्मेवार होते थे। तो हम पहले पढ़ रहे हैं कि शिवाजी की सेना में कौन लोग शामिल थे। फिर आपने देखा कि प्रशासन को चलाने के लिए शिवाजी क्या करते हैं, वो अष्ट प्रधान परिषद की स्थापना करते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मराठों की जो शिवाजी का जो प्रशासन था उसके बारे में। यहाँ से जो क्वेश्चन है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पंडित राव को महायाजक के रूप में भी जाना जाता था। वह धार्मिक मामलों का मैनेजमेंट करता था। पंडित राव और न्यायाधीश दिशा तो अपवाद थे जिन्हें जो है सैन्य कमान संभालने से छूट दी गई थी। ये यानी कि ये जो है युद्ध होते थे तो ये जो है अ, वो सेना का नेतृत्व नहीं करते थे। तो एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो पंडित राव और जो न्यायाधीशा था
यानी कि जो धार्मिक मामलों से जुड़े हुए थे, दान से संबंधित मामलों की प्रबंध करते थे, उनको जो है सैन्य कमान संभालने से छूट दी गई थी। ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको जो है दो फैक्ट्स जो है इसके बारे में याद रखने हैं। पंडित राव ये दान और धार्मिक मामलों से जुड़े हुए होते थे, और पंडित राव और न्यायाधीश, न्यायाधीश जो न्याय से जुड़ा हुआ था, ये दो ऐसे पद होते थे जिन्हें पूर्णकालिक सैन्य कमान संभालने से छूट दी गई थी। तो लेट्स सी दिस इन इंग्लिश। द पंडित राव is belonged to charity and religious affairs. Charity and religious affairs. तो जो अस्प्रधान था, मराठा एम्पायर हैड ए सिस्टम ऑफ मिनिस्टेरियल ऑर्डर्स, आज की तरह ही जैसे प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट परिषद होती है, ठीक उसी तरह इसके पास भी अष्टप्रधान परिषद थी, और यह जो शिवाजी के प्रशासन को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। हर जो सदस्यों को अलग अलग विभाग दिया गया था। जैसे आज का हम कंपेयर करें तो जैसे वित्त का विभाग अलग दिया गया है, इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है यही किया गया था। एंड दिस काउंसिल इज नोन एज द अष्टप्रधान परिषद। दे कंसिस्ट ऑफ 8 members. They are responsible. तो they are responsible for implementing good governance. Pandit Rao was known as the high priest. He manages religious matters. तो जो पंडित राव था, तो he managed religious matters, and पंडित राव and the न्यायाधीश were two exceptions who are exempt from holding full-time military commands. तो सुरक्षा के लिए अब हम बात करते हैं, उन्होंने अपना सेना भी बना ली। प्रशासन को संभालने के लिए अष्टप्रधान जो है 8 सदस्यों की परिषद का भी निर्माण कर लिया। और अब देखते हैं कि किस प्रकार से वो जो है जैसे अभी भारत में जो है अभी गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाकर रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक उसी प्रकार जो है मराठा काल में भी जो है सुरक्षा के लिए जो है सुरक्षा देने के बदले जो राजस्व के रूप में मराठा क्या वसूलते थे। तो सुरक्षा के लिए राजस्व के मराठे दावे को क्या कहा जाता था? द मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन वाज कॉल्ड। मराठे कहते थे कि हम आपके जो अधिकार पर लोगों, सामान्य लोगों के जो खेत होते थे और जो जमीनें होती थी, जो माल होता था, कि उस पर हमला नहीं करेंगे, बदले में आपको हमें जो है राजस्व देना है। अगर किसी को पता हो कि सुरक्षा के बदले जो है मराठा जो है सामान्य जनता से कौन से कर का दावा करते थे, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको इसका आंसर पता हो तो। तो जो चौथ था वो था, तो 1/4 भाग जो है भू राजस्व के रूप में से वसूल किया जाता था। चौथ भारतीय उपाधि में मराठा साम्राज्य द्वारा लगाया गया एक नियमित कर था। तो यह एक नियमित कर था, चौथ जो 18वीं शताब्दी की शुरुआत से लगाया गया था, और ये वार्षिक कर भी था, नियमित कर भी था, जिसे नामात्र रूप से राजस्व या उपज पर 25% लगाया जाता था। चौथ उन भूमि पर लगाया जाता था जो नाम मात्र मुगल शासन के अधीन थी, यानी जहाँ पर मुगल साम्राज्य का नियंत्रण नहीं था, तो वहाँ पर जो है लोगों को सुरक्षा के बदले जो है जो मराठा होते थे वो जो हमसे चौथ की डिमांड करते थे, ये जो कि 25% होता था उपज पर। तो इस तरीके से यह एक नियमित कर था और एक वार्षिक कर था। चौथ के बारे में पूछा जाता है। The Choth was a regular tax or tribute imposed by the Maratha Empire in the Indian subcontinent. Choth was imposed from the early 18th century. Choth was an annual tax nominally levied at 25% on the revenue or produce. Choth was जो levied
on the lands which were under the nominal control Mughal Empire, which were under the control of Mughal Empire. अब सरदेशमुखी भी वसूलते थे। तो जो जो होता था वो भूरासा पर लगता था और 25% होता था, नियमित था, वार्षिक होता था। अब सरदेशमुखी का भी प्रतिशत पूछा जाता था, ये 10% होता था। तो यह रामनगर के कोली महाराजा सोमशाह द्वारा शुरू किया गया था और ये राजा को एक तरीके से श्रद्धांजलि है। और चौथ का संस्कृत अर्थ जो होता है वो 1/4 होता है। तो जो सरदेशमुखी है यह रामनगर के कोली महाराजा सोमशाह द्वारा शुरू किया गया था। तो जो सरदेशमुखी है उसके बारे में देखते हैं। सरदेशमुखी The Sardeshmukhi was an additional 10% on the top of the chauth. It was started by Koli Maharaj Som Shah of Ramnagar and it is a tribute to the king. Chauth's Sanskrit meaning was 1/4. तो सरदेशमुखी वो 10% होता था। सरदेशमुखी का मतलब होता है शिवाजी जो है मराठा जो क्षेत्र होते थे खुद को उनका प्रमुख कहता है। सरदेशमुखी से आप उसको अगर समझोगे सरदेशमुखी तो वो शिवाजी कहता था कि को जो है मराठा के जो छोटे छोटे क्षेत्र थे खुद को वो है जो उनका मुखिया मानता था। इस कारण जो है उसने जो है 10% सरदेशमुखी वसूलना शुरू किया गया था। शिवाजी का संबंध किस मराठा घराने से था? तो छत्रपति शिवाजी इज रिलेटेड टू विच मराठा घराना? अगर किसी को इसका आंसर पता है तो वो चैट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकता है, नहीं तो आपको इसका आंसर पता चलेगा अभी और आपकी जानकारी में जो है जानकारी बढ़ेगी इसके बारे में जिनको नहीं जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि शिवाजी का संबंध किस घराने से था, तो भोसले से था। तो शिवाजी का जो संबंध है वो भोसले था। तो जो छत्रपति टाइटल जो शिवाजी ने ग्रहण किया था 1674 में, जिसका अर्थ राजा या महाराजा शब्द का उपयोग करने से एक रक्षक है, जिसका अर्थ है राजा। तो छत्रपति का मतलब राजा ही होता है। भोसले की जो उत्पत्ति हुई है वो दक्कनी जोतने वाले साधारण से लोगों की आबादी के बीच हुई थी और जिन्हें कुणबी और मराठा के नाम से जाना जाता था। तो जो भोसले मराठा कबीला होता था उसी से जो है शिवाजी का संबंध था। The correct answer is Bhosle. The title Chhatrapati was created by Shivaji upon his coronation, which means a protector, than merely using the term Raja or Maharaja. मतलब वो लोगों को सुरक्षा देने के बदले में जो है लोगों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलते थे और इसलिए वो खुद को जो है छत्रपति कहलाना शुरू करते हैं। छत्रपति जो हमें जैसे जो छाता होता है जो हमें बारिश से बचाता है, तो इस और बारिश और धूप से बचाता है, ठीक उसी प्रकार जो है शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं, यानी कि वो लोगों को एक तरीके से प्रोटेक्टर की भूमिका प्रदान करते हैं। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा। The title Chhatrapati was created by Shivaji upon his
जो वो जब राजा बनते हैं, एंड विच मीन्स ए प्रोटेक्टर देन merely using the term राजा और महाराजा मीनिंग जस्ट ए किंग। तो वो खुद छत्रपति का मतलब जो है प्रोटेक्टर होता है और वो राजा महाराजा से ऊपर होता है। द भोसले ओरिजिनेटेड अमंग द पॉपुलेशंस ऑफ द दक्कनी tiller plainsmen who were known by the names Kunbi and Maratha. The Bhosle is a prominent group within the Maratha clan system. छत्रपति शिवाजी का जो है संबंध वो भोसले से ही था। तो सरदेशमुखी इन द मराठा एम्पायर वाज ए, तो सरदेशमुखी जो है वो भी जो 10% होता था, और चौथ के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, ये जो है राजस्व पर 25% लगाया जाता था। तो इनका परसेंट ही पूछा जाता है एग्जाम्स में, अगर पूछा जाता है तो चौथ का जो परसेंटेज है वो 25% है, और संस्कृत में इसका मतलब 1/4 होता है। और जो सरदेशमुखी भी मैंने आपको बताया ये 10% होता है, इसका प्रतिशत पूछा जाता है। और जो पूना है वो मराठा साम्राज्य की राजधानी बनती है। मराठा प्रशासन के तहत प्रधानमंत्री के लिए क्या टाइटल था? तो अंडर द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन द टाइटल फॉर द प्राइम मिनिस्टर वाज, प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या टाइटल था उस समय, प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो इसका बहुत ही आसान है आंसर, सभी को पता होगा, पेशवा कहा जाता था। जो प्रधानमंत्री की भूमिका निभाता था उसमें वो पेशवा कहा जाता है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है बाजीराव द्वितीय के काल में जो पेशवा होता है बालाजी विश्वनाथ, किस प्रकार से वो शक्तिशाली प्रधानमंत्री बन जाता है, पेशवा बन जाता है। तो अब पेशवा, तो पहले तो छत्रपति जो जिसका मतलब होता है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, छत्रपति का मतलब होता है। और जो प्रधानमंत्री है उसको पेशवा कहा जाता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार धीरे धीरे जो मराठा प्रशासन में जो है पेशवा शक्ति का पेशवा जो है पेशवा का पद महत्वपूर्ण हो जाता है और वह शक्तिशाली होता है। तो राजा शिवाजी की सलाहकार परिषद का नेतृत्व करता था। ये पेशवा का क्या काम था? ये जो उसकी सलाहकार परिषद का यह नेतृत्व करता था। और शिवाजी की जैसे ही मृत्यु होती है तो यह परिषद टूट जाती है, और लेकिन इसे पुनर्जीवित किया गया जब शिवाजी के पोते शाहू ने बालाजी विश्वनाथ भट्ट एक चितपान ब्राह्मण को 1714 में पेशवा के रूप में नियुक्त किया था। तो जो पेशवा का पद है वो 1714 में महत्वपूर्ण बनता है, जब बालाजी जो विश्वनाथ है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बालाजी का जो पुत्र होता है बाजीराव प्रथम ने पेशवा जहाज को वंशानुगत उत्तराधिकार प्राप्त किया था। तो पेशवा जो जहाज को जो है वंशानुगत पद बना दिया था इसको बाद में, पहले जो ये पेशवा का पद वंशानुगत नहीं होता था। तो जो पेशवा होता था ये मराठा राज्य के वफादार मंत्री होते थे जिन्हें विभिन्न राजनीतिक प्रशासनिक मामलों में राजा को सहायता देने के लिए नियुक्त किया जाता था। पेशवा ने अपने सचिवालय का नाम जो है हुजूर दफ्तर रखा था जो पूना में है। तो पेशवा जहाँ से काम करता था उसका जो स्थान था वो पूना में था। तो पेशवा जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता था, और वो जो सलाहकार परिषद थी, अष्ट प्रधान परिषद थी, उसका नेतृत्व प्रधान ये पेशवा करता था। और पेशवा ने जो अपने सचिवालय का नाम जो है वो हुजूर दफ्तर रखा था जो कि पूना में था। और जो पेशवा है वो 1714 से जो है पावरफुल होना शुरू कर देते हैं।
ये सेम जो है इंग्लिश में है कंटेंट। तो राइट आंसर इज पेशवा, आल्सो नोन एज द मुख्य प्रधान, originally headed the advisory council of the Shivaji. After Shivaji's death, the council broke up and the office lost its primacy, but it was revived when Shivaji's grandson Shahu appointed Balaji Vishwanath Bhatt as Peshwa in 1714. Balaji's son Bajirao first secured the hereditary succession to the Peshwa. Peshwa were the loyal ministers of the Maratha state who were appointed to assist the king in different administrative as well as political affairs. The Peshwa named their secretariat as Huzur Daftar, which was situated in Pune. अब आगे देखते हैं। तो 6 मार्च अब महत्वपूर्ण हम जो संधि एग्जाम से पूछी जाती है कि सूरत की संधि किस किस के बीच हुई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम संधि के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्स में जो पूछा गया है कि सूरत की संधि पर किसने साइन किए थे और किस किस के बीच हुई थी और कब हुई थी जो सूरत की संधि है। तो अब हम कुछ संधि की बात करेंगे और इसके जरिए जो है हमने देखा किस प्रकार से 1714 इसमें पेशवा का पद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आगे देखेंगे जो प्रथम मराठा युद्ध होता है वो 1775 में शुरू होता है और 1782 ईस्वी तक चलता है। तो उसमें जो क्या होता है, 6 मार्च 1775 को बंबई में रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सूरत की संधि पर साइन होते हैं। रघुनाथ राव पेशवा के सिंहासन के दावेदार थे। तो जो रघुनाथ राव थे, इस संधि के अनुसार रघुनाथ राव ने सालसेट और बेसिन के क्षेत्रों को अंग्रेजों को दे दिया। ये जो क्षेत्र है ये अंग्रेजों को दे दिए ताकि अंग्रेज उन्हें जो पूना में उनका जो है उत्तराधिकार उसको स्वीकार कर ले, पूना में उनको बहाल कर दे। लेकिन इस संधि ने जो है भ्रम पैदा किया। रघुनाथ राव ने एक और संधि की, लेकिन नाना फडणवीस ने उस संधि को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने फ्रांसीसियों को एक बंदरगाह प्रदान किया। अंग्रेजों ने पूना में सेना भेजकर जवाबी कार्रवाई की। इसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत यहीं से होती है। जो सूरत की संधि हुई थी रघुनाथ राव और ब्रिटिश इंडिया कंपनियां के बीच में, इसमें जो ये था, जो रघुनाथ राव था ये पेशवा बनना चाहते थे और पूना पर इसका अपना कब्जा चाहते थे। तो रघुनाथ राव जो अपने स्वार्थ के लिए जो है मराठा सरदारों से धोखा करते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है सूरत की एक संधि कर लेते हैं। लेकिन इस संधि को वो अच्छे से जो है पालन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है अंग्रेज क्या करते हैं, फिर वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम जो मराठा युद्ध शुरू होता है उसके पीछे क्या कारण था। तो उसके पीछे एक कारण जो था वो सूरत की जो संधि हुई थी उसका जो है उसका अच्छे से पालन नहीं किया जाता है। इस वजह से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है। तो मराठा युद्ध का जो है पूछा जाता है, पहला जो युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 1782 तक चला था। दूसरा जो मराठा युद्ध हुआ था वो 1803 में शुरू हुआ था और 1805 में खत्म हो जाता है। और जो तीसरा मराठा युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ वो शुरू हुआ था 1817 में। तो इस तरीके से जो है 3 युद्ध जो है अंग्रेज मराठाओं के खिलाफ करते हैं, क्योंकि मराठे जो है वो अंग्रेजों को चुनौती देना शुरू कर देते हैं। इस वजह से जो है अंग्रेज और जो मराठों के बीच में 3 युद्ध होते हैं।
और 1761 में जब पानीपत का युद्ध होता है, वहाँ पर हंसा अब्दाली के साथ मराठों का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। वहीं से जो है मराठा शक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है और मराठा जो पूरे भारत में एक हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का एक जो सपना लिए हुए थे, उसका वहीं पर पतन हो जाता है। अगर हैमदा शाह अब्दाली मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में नहीं हराते, तो भारत में जो है 1761 में जो है अंग्रेजों की जगह जो है भारत में मराठों का शासन होता। लेकिन मराठा सरदारों जो प्रमुख मराठा सरदार थे, वो आपस में ही जो है लड़ते रहते थे और अपने स्वार्थ के लिए जो है अंग्रेजों से जो है समझौता करते थे, संधियाँ करते थे। और इस संधि का जो रघुनाथ राव ने अपने स्वार्थ के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से जो समझौता किया, उसके कारण क्या है, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध की शुरुआत होती है। तो इस तरीके से जो है जो सूरत की संधि के टूटने के कारण ही प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध की शुरुआत होती है। So on 6th March 1775, the Treaty of Surat was signed between Raghunath Rao and the British East Company at Bombay. So this is important pointer. Examiner may ask this question in exams कि ये संधि किस किस के बीच में हुई थी और कब हुई थी। Raghunath Rao was a claimant to the throne of the Peshwa as per this treaty. Raghunath Rao ceded the territories of the territories basin to the British so that the British restore him to Pune. तो तो रघुनाथ राव offered these two uh, places to the East India Company set and basing to the British India, so that in return British India uh, can restore him to Pune. But this treaty treated confusion, and Raghunath Rao made another treaty, but that treaty was not accepted by Nana Fadnavis, and he guaranteed a port to the French. The British retaliated by sending troops to the Pune, and this triggered the First Anglo-Maratha War. अब जो एक अलग जो संधि होती है, पुरंदर की संधि होती है, वो देखते वो 1 मार्च 1776 को जो है मराठा जो मंत्री होते हैं नाना फडणवीस होते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है पुरंदर की संधि होती है। और इस संधि में जो है रघुनाथ राव को केवल पेंशन दी जाती है और पेशवा सीट पर उनके दावे के समर्थन नहीं किया जाता है। और अंग्रेजों ने जो बेसिन बारूक और सालसेट की जो प्रदेश थे वो अपने पास रख लेती है। तो इस प्रकार जो नाना फडणवीस और ईस्ट इंडिया कंपनी पुरंदर की संधि करते हैं 1 मार्च 1776 को करते हैं और वो जो है रघुनाथ राव को सिर्फ पेंशन देना स्वीकार करते हैं। So on the 1st March 1776, the Treaty of Purandar was signed between Nana Fadnavis and a Maratha minister and the Calcutta Council of the East India Company. As per this treaty, Raghunath Rao was only given a pension and was not promised any support for his claim to the Peshwa seat. But the British did retain
बारूक एंड द सेल्सेट। सालबाई की संधि इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से जो है प्रथम जो अंग्रेज मराठों के बीच युद्ध हुआ था 1775 में, उसका अंत हो जाता है। तो एग्जाम्स में जो सालबाई की संधि है उसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में कि सालबाई की संधि किन किन के बीच में हुई थी। तो ये 17 मई 1782 अफसल रक्षा में किस मराठा योद्धा की मृत्यु हो जाती है। विच मराठा वॉरियर डाइड इन द सक्सेसफुल डिफेंस ऑफ द सिंहगढ़ किले, सिंहगढ़ फोर्ट फाइटिंग अगेंस्ट द मुगल आर्मी। तो जो सिंहगढ़ का जो किला था ये मराठों के लिए महत्वपूर्ण था और जो एक मराठा योद्धा था जो इसकी रक्षा करते हुए मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो जो तानाजी मालुसरे थे वो शिवाजी के सैन्य सहायक थे और जो सिंहगढ़ का किला था उसको कोंदना के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी की ओर से जो तानाजी मालुसरे और मुगल सम्राट औरंगजेब की ओर से उदय उदय भान सिंह राठौर के बीच लड़ाई हुई थी। तो सिंहगढ़ की जो लड़ाई हुई थी वो 1670 को हुई थी और इस प्रकार जो है तानाजी मालुसरे की मृत्यु हो जाती है। तानाजी मालुसरे was a military assistant of the Maratha King Shivaji. The Sinhgad fort, also known as the Kondana fort, the battle was fought between the Tanaji Malusare from the Shivaji side and the Udayan Singh Rathore from the Aurangzeb side. The Battle of Kondana was fought on 4th Feb 1670 on the fort of the Sinhabad. अब जो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1719 में क्या होता है। मुगल सम्राट ने शाहू को सम्राट के लिए 15,000 सैनिकों की एक टुकड़ी बनाए रखने के बदले में 6 दक्कन प्रांतों पर चौथ और सरदेशमुखी अधिकार प्रदान किए थे। यानी शाहू को क्या करना था, 15,000 की सैनिकों की टुकड़ी रखनी थी और वो उस सैनिक जो सेवा है वो मुगल सम्राट को देनी थी और इसके बदले में जो शाहू को दक्कन में चौथ और सरदेश में भी प्राप्त करने का अधिकार मिल गया था और ये राजस्व का 25% होता था जिसे बपीती भी कहा जाता था। चौथ जो संग्रह का 6% शाही सचिवालय के अधिकारी पंत सचिव को दिया जाता था और इस प्रकार से जो चौथ इकट्ठा होता था उसका 6% जो है वो शाही सचिवालय का जो हेड होता था उसको दिया जाता था और इसे सहोत्तर अनुदान कहा जाता था। तो इस प्रकार से जो चौथ इकट्ठा किया जाता था उसका भी आगे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था तो इसे सहोत्तर कहा जाता था। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं सिर्फ। तो मुगल एम्पायर गारंटी शाहू द चौथ एंड सरदेशमुखी राइट्स ओवर द 6 दक्कन प्रोविंसेस इन एक्सचेंज फॉर इज मेंटेनिंग 15,000 ट्रूप्स फॉर द एम्पायर। तो जो शाहू को है 15,000 सिपाही जो है मुगल सम्राट की सेवा में के लिए रखने होते थे और बदले में उसको 6 प्रांतों से जो है चौथ और सरदेश में इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया था। 25% ऑफ द लेवी कोल्ड बबीती एंड वेंट टू द Chhatrapati and he also had discretionary grant making authority over the Nadgonda proceeds which amounted to 3% of the total collection और जो 6% of the
Choth collection was guaranteed to the Sachivalya, the officer in charge of the royal secretariat, and was called the सहोत्तर ग्रांट। तो जो टोटल चौथ इकट्ठा होता था, जो टोटल राजस्व इकट्ठा होता था, उसका 6% जो है सचिवालय को दिया जाता था और इसको जो है सहोत्तर कर का नाम दिया जाता था। तो स्टूडेंट्स ये कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है कि सहोत्तर जो टैक्स का नाम क्या था, ये क्या था। तो इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। ये 6% होता था चौथ का, जो कि सचिवालय को जो पंथ सचिव होता था वाज गारंटेड टू द पंथ सचिव होता था, जो कि इंचार्ज होता था रॉयल सेक्रेटरीट का, इसको दिया जाता था और इसको सहोत्तर ग्रांट कहा जाता था। तो सहोत्तर ग्रांट इसको नाम दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ टर्म्स एग्जाम में पूछ ली जाती है कि चौथ कितना होता था और सरदेशमुखी का परसेंटेज कितना होता था। और सरदेश मुखिया, क्योंकि शिवाजी खुद को, जो मराठा सरदारों को खुद को मुखिया कहता था, इसलिए और चौथ को भी रास्ता पर लगाया जाता था। और ये जो सरदेश मुखी होता था, इस सुरक्षा के बदले में कि जो मराठा है वो उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, बदले में वो उनसे जो है सरदेश मुखी और चौथ को वसूल करते थे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज आपका शिवाजी के ऊपर था कि किस प्रकार से जो है पेशवा पद की उत्पत्ति होती है और किस प्रकार से शिवाजी अपहरण करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मराठा एम्पायर से एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो टर्म्स एग्जाम्स में पूछी गई हैं, वो यहाँ मैंने आपको इंक्लूड किया है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स कल मिलते हैं 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ। तो रेगुलर रहिए, पहले अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए और फिर आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी।